क्लच इंजन की रोटेशन एनर्जी को ट्रांसमिशन से इंगेज करता है या अलग करता है। ट्रांसमिशन में कई गियर होते हैं जो इंजन की पावर को व्हील तक भेजते हैं और इसकी सहायता से हम वाहन की गति और टॉर्क बदल सकते हैं। शाफ्ट पावर को रियर डिफरेंशियल में भेजता है। रियर डिफरेंशियल पहियों को पावर देता है जिससे वो घूमते हैं और कार को आगे बढ़ाते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन में ड्राइव को पता होना चाहिए कि गियर कब बदलना है, कौन सा गियर लगाना है तथा इंजन को इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए उसे क्लच पैडल भी चलाना होता है। सबसे पहले मुख्य हाउसिंग होती है। यह आंतरिक पुर्जों की सुरक्षा करती है और उन्हें एक जगह संभाल कर रखती है। अंदर इनपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट हैं। काउंटर शाफ्ट पर कई गियर लगे हैं। ये सब एक साथ घूमते हैं। इनपुट शाफ्ट में भी एक गियर होता है जो काउंटर शाफ्ट में लगातार जुड़ा रहता या उससे एक स्थिर मैश बनाता है। गियर टीथ या दांत एक कोण पर होते हैं जिसे हेलिकल कट कहा जाता है। ये टीथ एक तरफ से दूसरी तरफ धीरे धीरे कई सारी टीथ को एंगेज करते हैं और तनाव को गियर्स पर फैला देते हैं और गियर मैश को स्ट्रेट कट्स पर गियर के मुकाबले अधिक शांत बनाते हैं। इनपुट शाफ्ट के दूसरे सिरे पर क्लच होता है। यह इंजन से जुड़ता है और इनपुट शाफ्ट को घुमाने के लिए बल लगाता है। जब भी क्लच इंजन से इंगेज होता है, इनपुट और काउंटर शाफ्ट घूमते हैं। आउटपुट शाफ्ट पर भी कई अलग अलग आकारों वाले गियर होते हैं। वे भी काउंटर शाफ्ट के साथ लगातार मैश में होते हैं। इसलिए जब काउंटर शाफ्ट घूमता है तो आउटपुट गियर भी घूमता है। हालांकि ध्यान दें कि आउटपुट शाफ्ट आउटपुट गियर के साथ नहीं घूमता है, क्योंकि हर आउटपुट गियर नीडल बियरिंग पर लगा होता है, जिसकी वजह से गियर शाफ्ट से अलग स्वतंत्र घूम सकता है। अगर आउटपुट शाफ्ट को देखें तो इसमें बहुत सारे पट्टीदार या स्प्लाइंड सेक्शन हैं। यह धातु पर काटे गए खांचे हैं। स्प्लाइन के ऊपर सिंक्रोनाइजर हब फिट होता है। स्प्लाइन हब को अपनी जगह बनाए रखता है जिससे यह शाफ्ट को घुमाता है। हब के ऊपर एक और कंपोनेंट सिंक्रोनाइजर स्लीव फिट होता है। हब की बाहरी सतह और स्लीव की अंदरूनी सतह खांचेदार होती है जिससे दोनों कंपोनेंट इंटरलॉक हो जाते हैं। स्लीव हब पर आगे पीछे चल सकती है। जब आउटपुट शाफ्ट घूमता है तो हब और स्लीव भी घूमते हैं, लेकिन आउटपुट गियर नहीं। हर स्लीव के बाहरी चैनल से शिफ्ट फॉर्क और शिफ्ट रॉड जुड़े होते हैं। रॉड गियर स्टिक या गियर शिफ्टर से जुड़ी होती है। गियर स्टिक रॉड को आगे पीछे घुमाती है जिससे फॉर्क और स्लीव भी आगे पीछे घूमते हैं। हर आउटपुट गियर पर हम कुछ अतिरिक्त सीधे कटे हुए दांत या स्ट्रेट कट टीथ देख सकते हैं। ये टीथ स्लीव के अंदर स्प्लाइन टीथ से अलाइन होते हैं। गियर चुनने पर स्लीव के अंदर के दांत सीधे दांतों से अलाइन और इंटरलॉक होते हैं। अब गियर स्लीव और आउटपुट शाफ्ट से इंटरलॉक होता है। जब इनपुट शाफ्ट घूमता है तो यह काउंटर शाफ्ट को घुमाता है जो फिर आउटपुट शाफ्ट को घुमाता है। जब गियर नहीं लगा होता है तो स्लीव अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पर पहुंच जाती है जिससे आउटपुट गियर और स्लीव एक दूसरे से अलग स्वतंत्रता से घूम सकते हैं। समस्या यह आती है कि आउटपुट शाफ्ट और स्लीव आउटपुट गियर से अलग गति पर घूम रहे हैं। जब हम स्लीव को एंगेज करते हैं, टीथ आपस में टकराकर घिसना शुरू हो जाएंगे। इसे दूर करने के लिए हम सिंक्रोनाइजर ब्लॉकर रिंग का प्रयोग करेंगे। इसके नाम से पता चलता है कि जब तक स्लीव और गियर की गति सिंक्रोनाइज नहीं हो जाती, यह गियर को बदलने से रोकता है। ब्लॉकर रिंग का अंदर का किनारा एक कोण पर होता है और गियर से मेल खाता है। इसके कारण ब्लॉकर रिंग आसानी से गियर पर सरक सकती है। हमारे पास कुछ छोटे स्ट्रट्स भी हैं जिन्हें हब के स्लॉट में डाला जाता है। ये रेडियल स्प्रिंग्स द्वारा अपनी जगह पर बने रहते हैं जो उन्हें बाहर की तरफ धक्का देते हैं। स्लीव स्ट्रट और हब के ऊपर बैठती है। स्ट्रट के ऊपर का आभार स्लीव के साथ इंटरलॉक हो जाता है। स्लीव स्ट्रट को आगे और पीछे कर सकती है। ब्लॉकर रिंग में भी कुछ स्लॉट होते हैं जो स्ट्रट के साथ अलाइन हो जाते हैं। स्लॉट स्ट्रट की तुलना में चौड़े हैं जिससे ब्लॉकर रिंग आगे और पीछे की दिशा में थोड़ा चल सकती है। ब्लॉकर रिंग हब और स्लीव के साथ घूमती है। जब गियर चुना जाता है तो स्लीव गियर की तरफ बढ़ती है।
इससे स्ट्रट ब्लॉकर रिंग को धक्का देता है। ब्लॉकर रिंग गियर के कोन पर दबाव डालती है, जिससे ब्लॉकर रिंग तब तक घूमती है जब तक स्लॉट की सीमा खत्म नहीं हो जाती। ब्लॉकर रिंग के टीथ और स्लीव के टीथ अब अलाइन हो चुके हैं। यह स्लीव को गियर से इंगेज होने से रोकता है। ब्लॉकर रिंग गियर कोन को धकेलती रहती है। दोनों के बीच उत्पन्न घर्षण गति को सिंक्रोनाइज करने और एक साथ घूमने का कारण बनता है। फिर ब्लॉकर रिंग को घुमाते हुए स्लीव के दांतों को गियर टीथ पर इंगेज करते हुए स्लीव आगे की ओर खिंचती है। अब गियर सिंक्रोनाइज है और क्लच लगाया जा सकता है। कार को रिवर्स करने के लिए पहले कार को पूरी तरह रोकना होगा। फिर आइडलर गियर को आउटपुट और काउंटर गियर के साथ जगह पर लगाया जाता है। सभी 3 गियर स्ट्रेट कट हैं, जिसे स्पर गियर कहा जाता है। आइडलर गियर घूमने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए जब कार रुकती है तो अपने आप खिसक कर अपनी जगह पर आ जाता है। अब आउटपुट शाफ्ट विपरीत दिशा में घूमेगा। इंजन रोटेशनल एनर्जी देता है। अगर कार के क्लच को न्यूट्रल में डाल दें तो इनपुट शाफ्ट घूमता है, जिससे काउंटर शाफ्ट और आउटपुट गियर्स घूमते हैं। हालांकि आउटपुट शाफ्ट नहीं घूमता है। पहले गियर के लिए हम क्लच डिसएंगेज करते हैं, जो इंजन को इनपुट शाफ्ट में और पावर भेजने से रोकता है। फिर हम गियर स्टिक को दबाते हैं, जिससे यह स्लीव को आगे बढ़ाता है। ब्लॉकर रिंग गियर हब से रगड़ खाती है और घर्षण का प्रयोग करके गति को सिंक्रोनाइज करती है। सिंक्रोनाइज हो जाने पर स्लीव गियर को आउटपुट शाफ्ट से इंटरलॉक करने के लिए आगे बढ़ती है। दूसरे गियर के लिए हम क्लच डिसएंगेज करते हैं और गियर शिफ्टर की सहायता से पहले गियर की स्लीव को डिसएंगेज करते हैं। फिर गियर स्टिक को दूसरे गियर की स्थिति में लाते हैं, जो स्लीव और ब्लॉकर रिंग को ढकेलता है। यह गति को सिंक्रोनाइज करता है और दूसरे गियर को इंटरलॉक कर देता है। तीसरे गियर के लिए हम क्लच डिसएंगेज करते हैं और गियर शिफ्टर की सहायता से दूसरे गियर की स्लीव को डिसएंगेज करते हैं। फिर तीसरा गियर लगाते हैं, जो स्लीव और ब्लॉकर रिंग को ढकेलता है। यह गति को सिंक्रोनाइज करता है और तीसरे गियर को इंटरलॉक कर देता है। चौथे गियर के लिए हम क्लच डिसएंगेज करते हैं और गियर शिफ्टर की सहायता से तीसरे गियर की स्लीव को डिसएंगेज करते हैं। फिर चौथा गियर लगाते हैं, जो स्लीव और ब्लॉकर रिंग को ढकेलता है। यह गति को सिंक्रोनाइज करता है और चौथे गियर को इंटरलॉक कर देता है। पांचवें गियर के लिए हम क्लच डिसएंगेज करते हैं और गियर शिफ्टर की सहायता से चौथे गियर की स्लीव को डिसएंगेज करते हैं। फिर पांचवा गियर लगाते हैं, जो स्लीव और ब्लॉकर रिंग को ढकेलता है। यह गति को सिंक्रोनाइज करता है और पांचवें गियर को इंटरलॉक कर देता है। रिवर्स गियर के लिए कार को पूरी तरह रोक देते हैं और क्लच छोड़ देते हैं। सारे शाफ्ट और गियर रुक जाते हैं। फिर हम काउंटर और आउटपुट गियर्स के बीच आइडलर्स पर गियर लगाते हैं और आउटपुट शाफ्ट की दिशा बदलने के लिए फिर क्लच दबा देते हैं। इस तरह से हम इंजन का प्रयोग करके कार को चलाते हैं और गियर का प्रयोग करके गति बढ़ाते हैं। ओके, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आप मैकेनिकल और ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए किसी भी वीडियो को देखें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के साथ साथ engineeringmindset.com पर फॉलो करना न भूलें।